शेर के बच्चे को छावा। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दखनी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। छावा वो फिल्म के जिसने करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मोदी कहते हैं सुनिए। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई। बात यहां तक नहीं रहती, लेकिन छावा फिल्म क्या है, औरंगजेब कौन है और अब मुसलमानों का मामला क्या है, और सिर्फ 14.5 रुपए की कबर के पीछे इतना तहलका मचा हुआ क्यों है। आज के प्रोग्राम में वो तमाम हकायक हम आपके सामने रखेंगे कि आप चौंक कर रह जाएंगे। बार बार झूठ बोलो। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं और हम वो हकायक आपको बताएं जो शायद आज से पहले आपको मालूम ना हो, उसके लिए जरूरी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कि मैं आपको छावा फिल्म का बताऊं, छावा फिल्म का मतलब, बल्कि छावा फिल्म के बारे में मोदी ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा ज़ाहिर मराठी जबान के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और मोदी ने जब इसका जिक्र किया तो फिर वो चीज वायरल होना ही थी। गुज़िश्ता कई अरसे के दौरान आप ये देखिए कि वो तमाम फिल्में जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाती है और इसमें हिंदू तवा को जरा जोर शोर से बताया जाता है, या फिर वो तमाम मूवीज के जिसमें मुसलमानों की शख्सियत को खराब करके पेश किया जाता है, चाहे वो केरला टाइप की ही फिल्में क्यों ना हो, इन तमाम फिल्मों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और इसका प्रचार या इसका मेन मार्केटिंग हेड कौन है? खुद मोदी है। मोदी आकर अपनी मुख्तलिफ तकारीब के अंदर इस तरह का इजहार करते हैं और फिर होता ही है कि उससे एक चिंगारी उठ पड़ती है। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस बार ये छावा फिल्म जो बनाई गई है, ये औरंगजेब के मुतालिक बनाई गई है। औरंगजेब को मुगल सल्तनत का आखिरी ताकतवर वो बादशाह करार दिया जाता है कि जिसने 49 साल इस पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, और ये कहा जाता है कि उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि शायद उसका कंट्रोल करना ही मुश्किल था। औरंगजेब की शख्सियत के मुतालिक तारीख में गुज़िश्ता 300 सालों से बहस चल रही है। इस सदी की 19वीं सदी जब खत्म होती है और 20वीं सदी जब शुरू होती है और अंग्रेजों का इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा कंट्रोल होता है, तो उस वक्त भी औरंगजेब के नाम की गूंज शुरू होती है और कहा यह जाता है कि औरंगजेब मुसलमानों का एक ऐसा हुक्मरान था जिसने हिंदुओं पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। इसी वजह से सन 1905 के अंदर अल्लामा शिबली नोमानी को औरंगजेब पर पूरी एक किताब लिखनी पड़ती है, और वो पूरी किताब इस हवाले से होती है कि औरंगजेब ने पूरे इस सारे दौर में क्या किया, और वो क्या सिर्फ मुसलमानों का हुक्मरान था या हिंदुस्तान का हुक्मरान था। अब 100 साल के बाद फिर हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब जेरे बहस है, और अब औरंगजेब इस हवाले से जेरे बहस है कि उसकी कब्र को हटाया जाए या ना हटाया जाए। नागपुर में होने वाले फसादात और नागपुर में हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के मुजाहिरे हुए, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बहस चल पड़ी है कि औरंगजेब आलमगीर जिसकी कब्र को 14.5 रुपए में बनाया गया था, क्या उसको मसमार कर उसको खत्म कर हिंदुस्तान के अंदर शिवाजी और छावा का निजाम दोबारा से आ जाएगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी वो खेल है कि जिसकी बुनियाद पर नफरत फैलाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल के अंग्रेजों के उसी फलसफे पर अमल किया जा रहा है जिस पर सन 1904 और 1905 के अंदर किया जा रहा था।
ہم آج کے پروگرام میں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، لیکن ہر پہلو کو آپ کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا اور اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آخر اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو اب جو حالیہ کہانی شروع ہوئی ہے وہ اورنگزیب کے حوالے سے اس وقت شروع ہوئی کہ جب چھاوا فلم ریلیز ہوتی ہے۔ یہ چھاوا فلم ہے کیا؟ چھاوا فلم در حقیقت ہندوستان کے جنوب میں لڑی جانے والی وہ لڑائیاں اور وہ تحریکیں ہیں کہ جس میں ایک طرف مراٹھی حکمران سامنے تھے، مراٹھا کے حکمران سامنے تھے، اور دوسری طرف مغل سلطنت سامنے تھی۔ وہاں پر یہ تصور دیا جاتا تھا کہ جناب والا عالمگیر مسلمانوں کا رہنما ہے اور جو مراٹھی ہے وہ ہندوؤں کے رہنما ہیں۔ کیا اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اسے ہم ذرا سا بعد میں آگے چل کر پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور اس اہم نقطے کو آگے لے کر چلیں گے کہ واقعی میں کیا ایسا تھا یا نہیں تھا۔ مگر اس فلم کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو 14.5 روپے کی قبر بنائی گئی تھی اورنگزیب کی، اسے اب مسمار کرنا، اسے ختم کرنا ہی سب سے بڑا مشن ٹھہرا۔ اب یہ مشن کیوں ٹھہرا یہ بھی پروگرام کے آگے چل کر ہم بتائیں گے، لیکن اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ ہے چھاوا فلم۔ یہ چھاوا فلم ہے کیا؟ چھاوا فلم میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی سب سے اہم نقطہ یہ کہ اس میں اورنگزیب کی ایک ایسی تصویر بتائی گئی ہے کہ جو ہندوؤں کے خلاف ہے، اور دوسری طرف مراٹھا رہنماؤں کو اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ شیر کے بچے ہیں اور ایک ایک رہنما ہزاروں پر حاوی ہو جاتا ہے، جو حقیقت کے بالکل منافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس فلم کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اورنگزیب کو ہر صورت میں ظالم بنا کر دکھایا جائے اور اس کے ساتھ مراٹھیوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اورنگزیب جو ہے وہ سب سے زیادہ ظالم آدمی ہے۔ اب اس فلم بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ گزشتہ 6 سالوں کے اندر مودی حکومت نے اور بی جے پی نے میڈیا پر مکمل کنٹرول رکھا ہے۔ گزشتہ 6 سالوں کے اندر انہوں نے بے تحاشا ایسی فلمیں بنائی ہے، اور خاص طور پہ انتخابات سے قبل یا پھر کسی بھی ریاست کے اندر جب انتخابی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایسی فلمیں تشکیل دیتے ہیں کہ جس سے وہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھے۔ جیسے کیرلا پر بنائی گئی وہ فلم کے جس میں لو جہاد کا کانسیپٹ دیا گیا ہے اور حقیقت اس کے بالکل ہی مختلف تھی، مگر اسے خاص طور پر پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے اس وقت اس فلم کو بنایا گیا۔ اس کی ٹوٹل اسپانسرشپ بی جے پی کی حکومت نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دی تاکہ اس فلم کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس فلم کو پروموٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس فلم کو پروموٹ کر اس میں آگ لگانے کا عنصر بھی بی جے پی نے خود کیا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مودی نے خود ہی کیا۔ مودی نے ایک تقریر کے اندر چھاوا فلم کی بڑی تعریف کی، اور کیا کہا تھا سنیے۔ اور ان دنوں تو چھاوا کی دھوم مچی ہوئی۔ جب انہوں نے یہ بات ذکر کر دیا تو دوسری طرف سے جو مسلمانوں کے رہنما کہلاتے ہیں ویسا انہوں نے بھی ایک شاندار قسم کا خطاب کر ڈالا، اور وہ خطاب کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ نریندر مودی جی پکچر کو پروموٹ کیے، اچھا کیا، آپ پکچر کو پروموٹ کرتے، آپ دیش کو نہیں چلا رہے، آپ پکچر کے ہیرو کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر سمبھاجی مہاراج سے مودی کو اور بی جے پی کو اتنی محبت ہے تو بھائی وہ مراٹھاؤں کو ریزرویشن دو نا۔ چلیے جی، یہ تو وہ خطابات ہو گئے کہ جس کے ذریعے آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس پوری آگ کو بھڑکانے کے لیے مکمل تیاری اس وقت تمام ہندو کانگریس جماعتوں نے اٹھائی، اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اورنگزیب اگر اتنا ظالم ہے تو اس کی قبر کو ہی ہٹا دیا جائے۔ ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے۔ کیا اورنگزیب واقعی میں اتنا ظالم تھا یا نہیں تھا؟ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اورنگزیب بہت ہی ایماندار قسم کا آدمی تھا، اور اس نے پوری زندگی غربت کے اندر گزاری، اور ہندوؤں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب ایک بہت ہی ظالم شخص تھا، اور شیوا جی جو ہے وہ بہت بڑے ہیرو تھے۔ کیا یہ دونوں باتیں درست ہیں؟ در حقیقت یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔
मगर सियासी माहौल को गर्माहट करने के लिए हमेशा से औरंगजेब को आगे बढ़ा गया। जिस तरह मैंने आपको 1905 और 1906 में होने वाले फसादात में औरंगजेब के किरदार पर बताया, और उस अल्लामा शिबली नोमानी का भी मैंने आपसे जिक्र किया। औरंगजेब वो बादशाह था, औरंगजेब एक आम सा वही बादशाह था जो बादशाह होते हैं। वो अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने बाप, अपने साथ के भाइयों को कत्ल करते हैं, और ये कोई एक आम सी बात है। इसका ताल्लुक ना मुसलमानों से है ना हिंदुओं से। अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो आपके सामने मौजूद होगा कि औरंगजेब ने अपने बाप को किस तरीके से गिरफ्तार किया, अपने भाई दारो शिकवा को किस तरीके से कत्ल किया। और अगर इसी तरीके से आप शिवाजी की कहानी को उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उनके भाई ने उनको किस तरीके से बंद किया। औरंगजेब को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि जो काम उसने अपने बाप और अपने भाई को कत्ल कर इक़्तिदार पर हासिल किया है, कहीं वही मामला उसके साथ भी ना हो जाए। इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर रखता था। और खास तौर पर काम बख्श का मामला इसी तरीके से, जब उसने इससे ये इत्तला मिलती है कि राम जी यानी कि राम जी जो थे शिवाजी का जो भाई था, उसके साथ उसके जो ताल्लुकात हैं, तो उसके बाद काम बख्श को जो उनका बेटा था औरंगजेब का, उसके खिलाफ उसने सख्त इक़दाम किए। अच्छा, यही सूरत हाल शिवाजी की भी। शिवाजी भी एक जमाने में औरंगजेब के उनके वालिद, उनका बाप औरंगजेब के पास जाकर बैठा करता था और उसके दरबार का एक दरबारी था। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ये जंग शुरू होती है, और जब औरंगजेब जितना ज्यादा कमजोर होना शुरू होता है, इसी तरीके से सिर्फ मराठा ही नहीं बल्कि मुल्तान के अंदर सिख और खुद मुसलमानों के अंदर भी, यहाँ तक के कलकत्ता की जो मुसलमान सल्तनत थी वो भी औरंगजेब के सामने बरसरे बेकार हो जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो लड़ाई थी दर हकीकत दो बादशाहों के दरमियान थी। इसमें मुसलमानों और हिंदुओं का कुछ लेना देना था नहीं। और आमतौर पर अगर आप गौर से देखिए तो औरंगजेब का जो सिपहसालार था वो हिंदू था, और बिल्कुल इसी तरीके से जो शिवाजी है उनके जो सिपहसालार थे वो मुसलमान थे। तो ये एक आम सी बात थी कि जनाब ये दोनों इस तरफ से मुसलमान और हिंदू सरबराह चाहे कोई भी हो, सल्तनत उसी तरीके की। हाँ, अलबत्ता ये जरूर था कि जब कभी भी जो हुक्मरान होता था उसकी सल्तनत का एक मरकज वो अपनी एक मजहबी इबादत गाह को बनाया करते थे। अगर एक तरफ से अगर आपने को तारीख के अंदर आप बहुत सारे आपको वाकयात ऐसे मिल जाएंगे जिसमें हिंदुओं ने खुद मंदिर गिराए, क्योंकि जो उनके मुखालिफ महाराजा थे उसका मरकज वो हिंदू का मंदिर था। इसी तरीके से आपको मुसलमानों ने बहुत सारी ऐसी मसाजिद को शहीद करने की तारीख आपको मिलेगी कि जिसमें उन्होंने ये समझा कि इस मस्जिद के अंदर उनके मुखालफीन का गठजोड़ है तो वो उसे हटा देते। इसी तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं की मंदिरों को गिराया, हिंदुओं ने मुसलमानों की मसाजिद को इसी तरीके से शहीद किया। लेकिन नुक्ता क्या है कि जब छावा फिल्म चलती है और छावा फिल्म आती है तो उसके बाद से वो सियासी मुतहरिक हो जाते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि 14.5 रुपए की कब्र के खिलाफ सब हो जाते हैं। अब 14.5 रुपए की कब्र के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो औरंगजेब है, औरंगजेब के आखिर के 27 साल पूरे के पूरे साउथ में गुजरे और उसने दिल्ली को छोड़ दिया, और ज्यादातर वक्त वो साउथ में ही यानी कि जुनूब में ही गुजारते थे। और जुनूब में गुजारने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर चलने वाली मुख्तलिफ ऐसी तहरीकें थी कि जिसे बगावत या बागी तहरीकें करार दिया जाता था। औरंगजेब का खास तौर पे जुनूब में इस जगह पर आना, और एक खास मकाम था रोजा का। रोजा में मुख्तलिफ दरवेश रहा करते थे और उसी में से एक बड़ा अहम नाम ज़ियाउद्दीन शिराजी का था। कहा यह जाता है कि बहुत अकीदत रखते थे, बहुत अकीदत थी औरंगजेब को रोजा के मकाम से। और फिर हुआ ये कि उसी की वजह से औरंगजेब आखिर के दिनों में खलवत में ज्यादा जिंदगी गुजारने लगे और अपने अखराजात को अपने ही तौर पर पूरा करने लगे। कहा यह जाता है कि उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत सारी टोपियां बनाई थी और उन टोपियों को जब फरोख्त किया तो उसकी कुल कीमत 14.5 रुपए आई थी। उन्होंने अपनी वसीयत ये की थी कि मुझे जब कभी भी मेरा इंतकाल हो तो मुझे रोजा के मकाम पर ही दफन किया जाए, यानी कि खास तौर पे शिराजी साहब के पहलू में उन्हें दफन किया जाए। और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही रोजा के मकाम पर उन्हें दफन किया गया, जो कि बाद में खुल्दाबाद के नाम से मशहूर हुआ। और अब बीजेपी की हुकूमत के बाद उस जिले का नाम, उस जगह का नाम तब्दील कर दिया गया है। नुक्ता क्या है कि उस 14.5 रुपए की कब्र को हटाने के लिए अब छावा फिल्म के बाद ये तहरीक शुरू हुई कि इस कब्र को हटाया जाए।
औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के मरने के फौरन बाद 712 से लेकर 719 तक उनके बच्चों के दरमियान जंग जारी रही और उनके बच्चों में आलम शाह और मौज़म के दरमियान होने वाली जंग की कहानी इतनी तवील है कि जिसमें बेतहाशा आपको बात मिल जाएगी, जिसमें खुद मुसलमानों ने मुसलमानों का खून किस तरीके से बहाया। लेकिन नुक्ता यह कि इस 4 सालों में सन 712 से लेकर 709 से लेकर 712 तक में 4 बादशाह, जबकि इससे पहले की 150 साल की तारीख में मुगलों के 4 बादशाह रहे और 4 साल के अंदर 4 बादशाह रहे, इतने ज्यादा तजादात का शिकार रहे। और उसके बाद दूसरी तहरीकों ने आकर क्या क्या जन्म लिया उस पर हम बात नहीं करते। नुक्ता यह कि क्या ये 14.5 रुपए की कब्र को हटाने के लिए जो मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ उसकी इब्तिदा कैसे होती है। बीजेपी और उसके साथ ताल्लुक रखने वाली इंतहा पसंद हिंदू जमातें वहां पर मुजाहिरा करना शुरू करती है कि इस कब्र को हम हटाएंगे। अब जब ये मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होता है तो उसी दौरान एक चादर पर पुरानी औराक होती हैं, उस पुरानी औराक को जलाने की वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद मुसलमानों में इश्तियाल पाया जाता है। उसके बाद फिर झगड़ों का सिलसिला शुरू होता है और रियासत की हुकूमत और वफाक की हुकूमत मुकम्मल तौर पर वहां पर हिंदू इंतहा पसंदों का सहारा देती है। दर हकीकत उस वक्त भी जब शिवाजी और औरंगजेब के दरमियान जब जंग चल रही थी, उस जंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने का मकसद था। उसका कहीं पर भी कतई तौर पर कोई मजहबी मकसद नहीं था और उसका मकसद सिर्फ ये था कि अपने इक़्तिदार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके, चाहे वो शिवाजी हो या चाहे फिर दूसरी तरफ के औरंगजेब हो। अब भी यही हो रहा है और अब ये हो रहा है क्योंकि अब मुसलमान इंतहाई कमजोर है और उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए बीजेपी और हिंदू जितने भी मजहबी इंतहा पसंद जमातें वो इस बात की कोशिश कर रही है कि वो मजहब की तफरीक के साथ अपने इक़्तिदार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम कर सके और इसके लिए वो हिंदू तवा के उन नारों का सहारा ले रही है। इसका ताल्लुक किसी भी तौर पर हिंदू मजहब या मुसलमान या इस्लाम के साथ नहीं है। ये तारीख के 2 हुक्मरानों की लड़ाई थी और तारीख के दोनों हुक्मरानों ने अपने अपने तौर पर मजहब का भरपूर इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हिंदू कौम पर जमातें अपने मजहब का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीकेकार अपनाती है। उस जमाने में जो किताबें जो तरीकेकार अपनाए जाते थे, आज इसी तरीके से बीजेपी की हुकूमत छावा फिल्म को रिलीज करने के बाद पूरी जहनसाजी करती है और जहनसाजी करने के बाद उसे यहाँ पर एहतजाज की कॉल देती है और एहतजाज की कॉल के बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके का सिलसिला सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि अपर यानी शुमाली हिंदुस्तान के अंदर भी शुरू हो चुका है कि जहां पर मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ मज़ारात, मुख्तलिफ मसाजिद को शहीद करने के लिए बाकायदा तहरीकें चलाई जा रही है। क्या ये तमाम का मकसद वहां पर किसी मजहब की खिदमत है या फिर अपने इक़्तिदार को मजबूत करना है? इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर बीजेपी के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रेशर ये अमेरिका की तरफ से आया हुआ है कि वो किसी तरीके से कारों के हवाले से जो ड्यूटीज है उसे खत्म करे और इस हवाले से इंडिया की हुकूमत ये चाहती भी है कि वो खत्म कर ले और उस पर एक दबाव भी है। सिर्फ यही मामला नहीं है, अब तक की बीजेपी की हुकूमत इंडिया को मुसलसल पीछे से पीछे की तरफ ले जा रही है। माशी कामयाबियां कोई भी हासिल नहीं हो सकी और इन माशी कामयाबियों को पीछे धकेलने के लिए और अवाम के जज्बात को उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तमाम का तमाम औरंगजेब की 14.5 रुपए की कब्र से तारीख से औरंगजेब के किरदार को खत्म नहीं किया जा सकता। वो लोग जो औरंगजेब को हीरो समझते हैं वो हमेशा हीरो समझते रहेंगे और जिसके सामने औरंगजेब को विलन बनाकर पेश किया जाएगा वो विलन बनाकर ही पेश किया जाएगा। तारीख के किसी भी वर्ग से, तारीख की किसी भी किताब से, तारीख के किसी भी असरात से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो 14.5 रुपए की कब्र के लिए इतना शोर सिर्फ सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए ही है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और छावा फिल्म देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दर हकीकत अब क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था।